नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 10 बजे हमारा एक सेशन आता है हिंदी का, जिसमें हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी और बहुत यूनिक और ऐसे क्वेश्चन जो आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि जो किसी को भी अच्छी तरीके से तैयार नहीं होता, परंतु आज हम गारंटी लेते हैं आपको कि आपको आज तैयार करके ही हम हटेंगे यहाँ से। आधा घंटे की क्लास है, अगर आपने वेट कर लिया आधा घंटे तक, ऐसा मान के चलिए कि आज की क्लास आपकी, ऐसा मान लो मैं तुमसे आधा घंटा मांग रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ आधा घंटा दे सकते हो तो आधा घंटा दे के देखिए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हिंदी का सही रूल क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या होता है। समझ गए नहीं, ये होता है सही अर्थ में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, 15वीं क्लास है हमारी, हिंदी की है हमारी, और एक आर्थी समानार्थी 10 बजे से आती है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी काम करेगी और कनिष्ठ सहायक के लिए भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही काम करेगी, ये कनिष्ठ सहायक के लिए काम करेगी, सब वैकेंसी के लिए काम करेगी। परंतु ये है कि पर्पस जो है यूपी ट्रिपल पर ही है, क्योंकि अच्छा पेपर बनाती है यूपी ट्रिपल। चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है ये चैप्टर, एक आर्थी अनेक आर्थी किसे कहते हैं, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। देखिए क्या समझिए, पहले बात हम पढ़ रहे थे शब्द भेद, हम चैप्टर पढ़ रहे थे शब्द भेद, ठीक है भैया। अब शब्द भेद जो होता है वो क्या होता है, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तत्सम, याद कर लो। दूसरे होते हैं तद्भव, ठीक है। तीसरे होते हैं देशज और चौथे होते हैं विदेशज, ठीक है। ये होते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है इसका, दूसरा होता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, ठीक है भाई। ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक, यौगिक खुद 3 होते हैं। उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं और समास होते हैं। और एक आपका होता है योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है भाई। तो 2 प्रकार के यहाँ होते हैं। क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेश होते हैं। क्लास नंबर शायद 13 में हमने ये करा दिया है, ठीक है। क्लास नंबर 14 में नहीं, क्लास नंबर 12 में हमने कराया है और क्लास नंबर 13 में हमने कराया, ठीक है। फिर होते हैं तीसरा नंबर जो होता है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। ये होते हैं आपके प्रयोग के आधार पर। जैसा आपने देखा होगा विकारी शब्द, विकारी शब्द, ठीक है भाई। ये खुद अपने आप में अलग 5 अलग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, विशेषण और क्रिया, ये होते हैं सब विकारी शब्द, ठीक है। लिंग, वचन, वचन कारक, कारक के आधार पर परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। फिर दूसरा जो होता है वो कौन से होते हैं, अविकारी, अविकारी शब्द। ये भी होते हैं 4 प्रकार के, ये भी 4 होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। फिर होता है समुच्चय बोधक अव्यय, फिर होता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। फिर होता है आपका संबोधन, यानी कि संबोधन हो जाएगा। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है भाई। तो ये होते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लो अच्छे से, इनको नोट डाउन करो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों। यानी कि क्या है, अगर हमें इसका ही मतलब पता चल जाए
इसका ही मतलब पता चला है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो आपको बच जाएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा एक विकारी शब्द पहचानिए, तो पहला आ जाएगा संज्ञा, दूसरे में ऑप्शन में आ जाएगा विशेषण, ठीक है, तीसरे में आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, और चौथे में जो आपका आ जाएगा ऑप्शन वो आ जाएगा आपका ऐसा मान चलिए सर्वनाम। तो उस टाइम पर गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ पर उस टाइम पर क्या करना होगा, क्रिया विशेषण। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा था विकारी में, इनमें से कोई सा एक मिस कर देगा और आपको यहाँ पर विशेषण डाल देगा, विस्मादिक छोड़ देगा, कोई भी छोड़ देगा, ठीक है। तो फिर बाद में जाकर गड़बड़ हो गई गड़बड़, तो फिर करोगे करे ये क्या हो गया भाई, अरे ये क्या हो गया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए नहीं। तो जब करोगे, ठीक है, गुट रखूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका चौथा प्रकार जो होता है बेटा वो क्या होता है। चौथा प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है भाई। ये जो होते हैं ये चार होते हैं। एक होते हैं एक आर्थी, दूसरे होते हैं अनेक आर्थी, तीसरे होते हैं समानार्थी, फिर चौथे होते हैं विपरीत आर्थी, ठीक है भैया। ये होते हैं एक आर्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और ये। तो यही आज जो है हमारी क्लास है, यानी कि आज का जो सेशन है टुडे क्लास यानी कि 15। तो आज की जो क्लास है वो इसी पर है। वो आज की जो क्लास है वो किस पर है, यही है। और फिर इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर आपके बचे हैं 4 प्रकार के होते हैं, हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एक होता है एकार्थी, दूसरे होते हैं अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी, चौथा होता है आपका विपरीतार्थी, ठीक है भाई। तो इस बात को हम जो है समझेंगे आराम से, ठीक है। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक बार जो हम इसको रिकॉल करते हैं, जैसे कि आपको पता है शब्द भेद जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, यहाँ पर 4 पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सब से मिलकर जो बनता है एक बनता है संकर शब्द। 2 या 2 से अधिक मिलकर भाषाओं से बनता है संकर शब्द। यहाँ रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़, यौगिक 3 होते हैं, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, समास होता है, ठीक है भाई। चलिए इससे आगे अगर हम बात करने वाले हैं बेटा, तो प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के आधार से परिवर्तन किया जाए। तो संज्ञा परिवर्तित हो सकती है, सर्वनाम परिवर्तित हो सकता है, विशेषण परिवर्तित हो सकता है, क्रिया परिवर्तित हो सकती है, ठीक है भैया। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अविकारी शब्दों में क्या होता है, वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर क्या है आपका अर्थ के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे एक आर्थी, ठीक है। क्या होता है, एक आर्थी शब्द, यानी कि एक आर्थी नाम से पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर, उच्चारण करने पर केवल एक ही अर्थ को दर्शाए, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर केवल एक ही अर्थ को दर्शाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक आर्थी शब्द कहते हैं, ठीक है भाई। अब उसमें क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए मार्कर, सर ये पेन, घड़ी, ठीक है, माइक, ठीक है, आपका बोतल, पानी बोतल, ठीक है आपका, ठीक है, हाईलाइट मार्कर, ठीक है, हाईलाइट मार्कर आपका, वॉच, ठीक है। इस तरीके से सबके क्या है अपना अलग अर्थ होता है, ठीक है। अब ये उनने कहा है एक आर्थी, अब ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, मगर एक आर्थी में जब आपका ध्यान एक ही तरफ जाए, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय केवल एक ही अर्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही तरफ ध्यान जाए, उनको क्या कहते हैं, एक आर्थी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को सुनने के लिए मैं आपको बता दूंगा, जब संज्ञा आपने पढ़ी है तो एक संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण जो होते हैं वो इसमें होते हैं एक आर्थी में, ठीक है। एकल अर्थ रखने वाले क्या है, एकल अर्थ वाले, ठीक है, एकल अर्थ वाले, एक अर्थ वाले, ठीक है, या
वाचक संज्ञा वाले शब्द ये आपके हो जाएंगे। ठीक है भैया। जैसा हम इसमें उदाहरण के तौर पर ले में हम इसको, तो क्या हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे गंगा, ठीक है, आपका हिमालय, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, आगरा, कानपुर, ठीक है, कानपुर, काराकोरम, समझ गया नहीं, राम, मोहन, श्याम, अमित, ठीक है, अमित, राजमहल, ठीक है, अमर उजाला, ठीक है, दैनिक जागरण, रामचरितमानस, ठीक है, आदि। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं आपके एकार्थी होते हैं। ठीक है भैया। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण सभी जो होते हैं एकार्थी होते हैं। ठीक है। एकल अर्थ वालों को एकार्थी कहते हैं। ठीक है। एक अर्थ वालों को कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वालों को कहते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। जिनका एक अर्थ हो, जिनका केवल एक अर्थ हो, ठीक है, जिनका केवल एक अर्थ हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। कई बार ऐसा होगा जब आप इनको जब बोलोगे तो आपका ध्यान केवल एक ही तरफ जाए, केवल आपका ध्यान जो जाए वो केवल एक ही तरफ जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। ठीक है बेटा। ध्यान जो है केवल एक तरफ जाना चाहिए। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली, आगरा, कानपुर, काराकोरम, ठीक है, राम, मोहन, श्याम, अमित, राजमहल, अमर उजाला, दैनिक जागरण, रामचरितमानस। अगर मैं गंगा की जगह नदी कर देता तो वो नहीं होता। ठीक है। चलो इससे आगे बात करते हैं अनेकार्थी। बहुत मोस्ट है ये। दूसरा जो है ना वो अनेक आर्थी। भाई ये जो है ना मोस्ट है, इसे तो आप कर लीजिए मोस्ट। यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा बेटा, एक अर्थ से अधिक अर्थ वाले, समझ गया नहीं? ऐसों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। ठीक है। अनेक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, ये भी हम कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण में समझ में आ जाएगा। उदाहरण में क्या है? ज़्यादा परिभाषा ना देकर उदाहरण में। ठीक है। उदाहरण में क्या आ जाएगा आप समझेंगे। उदाहरण में अगर मैं बताऊं, एक एक बात करेंगे, यानी एक एक बात। जैसा अपेक्षा शब्द होता है तो अपेक्षा का इच्छा भी होती है, आशा भी होती है, आवश्यकता भी होती है। ठीक है। अपेक्षा शब्द है। ठीक है। अपेक्षा शब्द का हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए अपेक्षा शब्द है। अपेक्षा शब्द को हम इच्छा भी कह सकते हैं, आवश्यकता भी कह सकते हैं, आशा भी कह सकते हैं। तो इच्छा, आवश्यकता और आशा कह सकते हैं। ठीक है। फिर एक आपका होता है हार का मतलब हम क्या कह सकते हैं? हार का मतलब हम पराजय कह सकते हैं। गले का हार कह सकते हैं। ठीक है। गले का हार कह सकते हैं। कमज़ोर कह सकते हैं। कहते नहीं मेरा लाल बड़ा कमज़ोर हो गया, बड़ा हार गया, है नहीं? ऐसा बोल देते हैं कि कमज़ोर हो गया, बड़ा हार गया। ठीक है। आरी बात समझे नहीं? कर माने टैक्स भी होता है। कर माने क्या होता है? टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, कार्य भी होता है। तो टैक्स, हाथ और कार्य। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात को? ये सब ध्यान आकर्षित अलग अलग जाता है। जब आप किसी शब्द को बोलें और आपका ध्यान जो है भिन्न प्रकार से अलग अलग जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जैसे आम एक शब्द होता है। आम एक शब्द होता है। तो आम शब्द को हम क्या कह देते हैं?
अगर आम शब्द होता तो हम कहते हैं मामूली, फल, रंज, सामान्य। मामूली, फल, रंज और सामान्य। ठीक है भैया, ये देखिए मामूली कहते हैं ना, आम आदमी हो, मामूली आदमी है, आम रहता हूँ, सामान्य रहता हूँ। आम फल भी होता है, रंज भी होता है। ठीक है भैया, घर में रंज हो गया, आम हो गया। ठीक है, आदिवासी में एक होता है कंबल। क्या होता है? कंबल। कंबल, तो कंबल का मतलब ऊनी वस्त्र भी होता है। क्या होता है? ऊनी वस्त्र भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। कंबल का मतलब ऊनी वस्त्र भी होता है। आंसू, आंसू भी होता है। और गाय के गले का रास भी होता है। तो आंसू भी होता है, आंसू भी होता है। और गाय के गले का रास भी होता है। ठीक है भैया, तो रास भी होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि अपेक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा, आवश्यकता, आशा। हार का मतलब जो होता है वो क्या होता है? पराजय, गले का हार, कमज़ोर। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स, हाथ, कार्य। आम का मतलब क्या होता है? मामूली, फल, रंज, सामान्य। कंबल का मतलब ऊनी वस्त्र या आंसू, गाय के गले का राश। ये सब इसमें होते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके इसी में होते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हो, जैसे खग, अगर आप इससे और आगे जाना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? खग। खग, खग माने पक्षी भी होता है। खग माने क्या होता है? पक्षी भी होता है। नहीं, खग माने पक्षी भी होता है। तारा भी होता है, गंधर्व भी होता है। तो क्या होता है? तारा, गंधर्व। ठीक है भैया, तारा भी होता है, गंधर्व भी होता है, जुगनू भी होता है, बाण भी होता है। जुगनू, जुगनू भी होता है और बाण भी होता है। ठीक है, जुगनू भी होता है, बाण भी होता है। ठीक है, अगर बात करें तो एक होता है घन। घन माने बादल भी होता है। घन, घन माने क्या होता है? बादल। घन माने क्या होता है बेटा? बादल। कहते हैं नहीं, घनन घनन घन घोर घनरिया। ठीक है, तो घन माने बादल भी होते हैं, घन बादल को भी कहते हैं। ठीक है, और घन माने अधिक भी होता है, घना भी होता है, अधिक भी होता है, अधिक भी होता है, घना भी होता है, घना भी होता है। और गणित में गणित का घन भी होता है, गणित का घन भी होता है। ठीक है, क्लियर इसमें? जलज माने क्या होता है? जलज। जलज के भी कई सारे अर्थ होते हैं। जलज के भी कई सारे अर्थ होते हैं बेटा, जैसे शंख, मछली, जोक। शंख, मछली, जोक। ठीक है, पंकज यानी कि कमल, कमल, ये सब होते हैं इसके ही। ठीक है, तनु माने क्या होता है? शरीर। तनु माने क्या होता है? शरीर। तनु का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। क्या होता है? शरीर होता है तनु का मतलब। ठीक है, तनु कहते हैं तनु, तनुजा, तनु, तमाल। ठीक है, मूर्ति भी होता है। क्या होता है? मूर्ति, मूर्ति भी होता है। और अगर आगे बात करें तो एक पतला भी होता है, अल्प कोमल भी होता है। ठीक है, अल्प कोमल। ठीक है, और पतला भी होता है। ठीक है, कोमल भी होता है, पतला भी होता है। ठीक है, आगे भाषा अंक। अंक माने क्या होता है? अंक, अंक माने क्या होता है? भाग्य। अंक माने क्या होता है? भाग्य। क्या होता है? भाग्य। अंक माने भाग्य भी होता है, गिनती भी होता है यानी भाग्य भी बोलेंगे, गिनती भी बोलेंगे। ठीक है, और चिन्ह भी होता है। क्या होता है? चिन्ह, चिन्ह। और गोद भी होता है। ठीक है, गोद भी होता है। तो ये बहुत है आपके लिए वैसे तो फिलहाल में, ये बहुत है इतने। तो क्यों भाई, समानार्थी पढ़ रहे हैं तो समानार्थी, तो अनेकार्थी पढ़ रहे हैं, अनेकार्थी तो बहुत होते हैं। तो ऐसे तो बहुत है, कहाँ तक याद करोगे? ठीक है, तो फिलहाल में कुछ मोस्ट हैं, वो मोस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इन दोनों को रिवीजन कर लेते हैं। अनेकार्थी में क्या होते हैं? अनेकार्थी एक अर्थ से अधिक अर्थ वालों को अनेकार्थी कहते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी बात जो है अपेक्षा। जब हम लिखते हैं तो अपेक्षा का मतलब इच्छा भी होता है, आवश्यकता भी होता है, आशा भी होता है। अगर हार की हम बात करें तो पराजय भी होता है, गले का हार भी होता है, कमज़ोर भी होता है। कर की अगर बात करें तो टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, कार्य भी होता है। आम की बात करें तो मामूली भी होता है, फल भी होता है, रंज भी होता है, सामान्य भी होता है। कंबल की बात करें तो ऊनी वस्त्र को भी बोलते हैं, आंसू को भी बोलते हैं, गाय के गले का राश को भी बोलते हैं। ठीक है, खग माने क्या होता है? पक्षी भी होता है। खग तारे को भी कहते हैं, गंधर्व भी कहते हैं, जुगनू को भी कहते हैं, बाण को भी कहते हैं। घन माने बादल भी होता है, अधिक भी होता है, घना भी होता है, गणित का घन भी होता है। जलद माने शंख भी होता है, मछली भी होता है, जोक भी होता है, कमल भी होता है। तनु माने शरीर भी होता है, मूर्ति भी होता है, अल्प कोमल भी होता है, पतला भी होता है। अंक माने भाग्य भी होता है, गिनती भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है।
ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो बच्चा पढ़ेंगे समानार्थी। क्या पढ़ेंगे? तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे समानार्थी। ठीक है, समानार्थी। तो समानार्थी क्या होता है? समान अर्थ वाले। क्या होते हैं? समान अर्थ वाले। समान अर्थ वाले। ठीक है, इसका अर्थ का मतलब जो होता है, इसका क्या होता है? समान अर्थ वाले। इनका प्रयोग जो होता है समान संदर्भ में किया जाता है। इनका प्रयोग जो किया था किस में किया जाता है? समान संदर्भ में। इनका प्रयोग ऐसा लिख सकते हो, इनका प्रयोग समान संदर्भ में किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सुंदर और खूबसूरत, क्या दे दूँ मैं एग्जाम्पल? सुंदर और खूबसूरत। ठीक है, और इन दोनों का मतलब ही जो होता है, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? दोनों का मतलब ये होता है आकर्षक होता है। क्या होता है? मतलब अर्थ जो होता है इन दोनों का भी क्या होता है? आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। इनका अर्थ जो होता है दोनों के आकर्षक होता है। जबकि यहाँ पर कुछ बच्चे पर्यायवाची समझ बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची में अंतर क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची में अंतर क्या होता है समझिए, यानी कि समानार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो होता है पर्यायवाचिक का, ये तो होता है समान अर्थ के लिए, और पर्यायवाचिक का होता है एक ही अर्थ वाले शब्द। यानी किसके लिए? एक ही अर्थ वाले शब्द। एक ही अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एक ही अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं समान पर्यायवाचिक। ठीक है भैया, और जहाँ पर अर्थ करीब होता है, जहाँ पर क्या होता है? अर्थ करीब होता है, वहाँ पर क्या होता है? पर्यायवाची होता है। ठीक है भैया, पर्यायवाची होता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर सूर्य, रवि, अंशुमाली। सूर्य, रवि, अंशुमाली, इन तीनों का मतलब जो होता है एक ही अर्थ होता है। वो क्या होता है? दिन में प्रकाश देने वाले तारे। इनका मतलब क्या होता है? दिन में प्रकाश देने वाले तारे। इनका मतलब ये होता है दिन में प्रकाश देने वाले तारे। तो बेटा ये तो आप समझ ही गए होगे, इतनी बात तो समझ ही गए होगे कि समानार्थी और पर्यायवाची अलग अलग होते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ये बात आप समझ गए होगे बहुत अच्छे से, और ये समझने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समानार्थी जो होते हैं समान अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, और विपरीत पर्यायवाची जो होते हैं एक ही अर्थ वाले शब्द होते हैं। यहाँ पर इनका प्रयोग जो किया जाता है समान संदर्भ के लिए किया जाता है। जैसे सुंदर और खूबसूरत दोनों का मतलब क्या होता है? आकर्षक होता है, जबकि यहाँ अर्थ करीब होता है। ठीक है, अब जैसा रवि, अंशु, उच्चारण अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे सुबह का सवेरा हो जाएगा। ठीक है, सुबह का क्या हो जाएगा? सवेरा। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम मिल रहा है ना, सुबह का सवेरा। फूल का पुष्प क्या हो जाएगा? फूल का हो जाएगा पुष्प। ठीक है, घर का गृह, घर का क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? फिक्र का हो जाएगा चिंता, ये चिंता का फिक्र, चिंता का क्या हो जाएगा? फिक्र हो जाएगा। ठीक है, चिंता का क्या हो जाएगा बेटा? फिक्र हो जाएगा। आँख का नेत्र, आँख का क्या हो जाएगा? आँख का हो जाएगा नेत्र, आँख का हो जाएगा नेत्र। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, धरती का क्या हो जाएगा? पृथ्वी, या पृथ्वी का क्या हो जाएगा? पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती। क्लियर? ठीक है, प्रसन्न का खुश, या खुश का प्रसन्न, खुश का क्या हो जाएगा? प्रसन्न, खुश का क्या हो जाएगा बेटा? प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, मदद का हो जाएगा सहायता, मदद का क्या हो जाएगा? सहायता, मदद का क्या हो जाएगा? सहायता। ठीक है, आरी बात में पवन, हवा का हो जाएगा, हवा का हो जाएगा पवन। ठीक है, अब यहाँ नोट करके लिखो एक बात, नोट करके लिखिए। ठीक है, अब वो नोट करके क्या लिखनी है समझिए। सभी पर्याय
समानार्थी हो सकते हैं, हो सकते, सॉरी, सभी समानार्थी, सभी समानार्थी, समानार्थी पर्याय हो सकते हैं, पर्याय हो सकते हैं, परंतु, परंतु सभी, सभी पर्याय समानार्थी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है भैया, ये बात जो है आपको नोट करके रखनी पड़ेगी। तो सुबह का सवेरा होता है, फूल का पुष्प होता है, घर का गृह होता है, चिंता का फिक्र होता है, आँख का नेत्र होता है, ठीक है, पृथ्वी का धरती होता है, खुश का प्रसन्न होता है, मदद का सहायता होता है, हवा का पवन होता है, और यहाँ नोट है सभी समानार्थी पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है, जबकि सभी पर्यायवाची जो है समानार्थी नहीं हो सकते हैं। नोट 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 कर दीजिए, नोट कर दीजिए, नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है भाई, 30 मिनट में हम बहुत कुछ बताए थे आपको। ये तुम्हें पता है, हमें पता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं विपरीतार्थी की। क्या बात करते हैं? विपरीतार्थी की बात करते हैं। चौथा जो है आपका वो क्या है? विपरीत आर्थी, मतलब विपरीत अर्थ देने वाले को, ठीक है, विलोम शब्दों को उल्टा अर्थ देने वाले को, सबको क्या कहते हैं? विपरीतार्थी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? विपरीत आर्थी, ये कहते हैं। ठीक है भाई, सबको विपरीतार्थी कहते हैं। बस उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो क्या हो सकता है विपरीतार्थी में? जैसे आपको 2-4 शब्द, जैसे अल्पायु का दीर्घायु, क्या हो सकता है? अल्पायु का दीर्घायु। अल्पायु का क्या हो जाएगा? दीर्घायु। ठीक है। अनुराग, अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। ठीक है, विराग का अनुराग भी कह सकते हैं। ठीक है। इच्छा का अनिच्छा, क्या कह सकते हैं? इच्छा का अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक होता है आपका प्रकाश का अंधकार, क्या कह सकते हैं? प्रकाश का अंधकार हम कर सकते हैं, प्रकाश का अंधकार हम लिख सकते हैं। ठीक है। शत्रु का मित्र लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शत्रु का मित्र लिख सकते हैं। आस्तिक का नास्तिक लिख सकते हैं, आस्तिक का नास्तिक लिख सकते हैं। ठीक है। अनाथ का सनाथ लिख सकते हैं। ठीक है, अनाथ का सनाथ लिख सकते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष लिख सकते हैं, उत्कर्ष का अपकर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, आदि। ठीक है भाई, हम ये बात समझे। अब देखिए क्या होता है विपरीतार्थी। विपरीत अर्थ देने वालों को, विलोम शब्दों को, उल्टा अर्थ देने वालों को, सबको क्या कहते हैं? विपरीतार्थी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, ठीक है, इच्छा का अनिच्छा, प्रकाश का अंधकार, ठीक है, शत्रु का मित्र, आस्तिक का नास्तिक, अनाथ का सनाथ, उत्कर्ष का अपकर्ष, इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं विपरीतार्थी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर हो चुका है शब्दभेद पूरा। अब इनको ही रिवीजन कर लेना क्लासों को, आपका कंप्लीट हो जाए। कल जो हम चैप्टर कराएंगे आपको, कल जो चैप्टर कराएंगे हम, वो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा उपसर्ग प्रत्यय का भी हो सकता है, समास कराएंगे, उसके बाद में आपको कराएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये आपके लिए चाहते तो पीपीटी माध्यम से ही पढ़ा सकते थे, परंतु क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि पीपीटी से आपको रट जाता फिर। अब जब हम खुद लिख रहे हैं, जब हमें याद है तो आपको भी याद हो सकता है। ठीक है, हम तैयार करे हुए हैं, हमारा कभी तो तैयार किया ही होगा हमने,
तो फिर वो पीपीटी जो लिख बनी होती है तो उसको केवल समझाना होता है, वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को लिखना चाहिए, जब जाके सही रहेगा। तम का एक उजाला भी होता है, अगर चाहो तो लिखना। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको मैं हिंदी में पूरा ज्ञाता बना के छोड़ूंगा हिंदी का। ठीक है, तो चलिए ऐसी दमदार क्लास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।